नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी का कहर दिन पर दिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से कुछ कड़े कानून और नए नियम लागू किए गए हैं, जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले फटाफट जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 18,985 पहुँच गई है, जिसमें से 3,273 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि 603 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वहीं बात करें हम विश्व की, तो विश्व में 25,05,367 मरीज सामने आए हैं, जबकि 6,59,615 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि 1,71,843 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दोस्तों, जिस तरीके से महामारी बड़ी तेजी से पूरी दुनिया में फैल रही है, हो सकता है जब तक आप इस वीडियो को देखें ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान, लॉकडाउन में हर परिवार को मुफ्त मिलेगी बेसिक किट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना को लेकर प्रेस वार्ता की और कोरोना का नया अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि कोरोना से सोमवार की रात तक 2081 केस पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से 431 लोग ठीक हो गए हैं, वहीं 47 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। वर्तमान में कुल 1,603 मरीज एक्टिव हैं। वहीं उन्होंने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि दिल्ली में राशन की किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए सरकार हर परिवार को एक एक किट मुफ्त में देगी। हालांकि इसके लिए अभी एक हफ्ते का इंतजार करना होगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महामारी को लेकर पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सोमवार को 1,397 सैंपल में से 78 पॉजिटिव आए और दम तोड़ने वालों में 83% ऐसे थे जिनको कोई न कोई दूसरी बीमारी थी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जिन लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो रही है, उनमें 80% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 से ज्यादा है। किसी को सांस की बीमारी थी या किसी को कैंसर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली की आधी आबादी को मुफ्त में राशन दे रही है। आज ही हमने यह फैसला लिया है कि 28 और 29 अप्रैल से सरकार हर परिवार को एक एक किट बेसिक सामान की देगी। किट में खाने का तेल, छोले, साबुन आदि सभी होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि शिवराज ने मंत्रियों को सौंपी संभागों की जिम्मेदारी, जल्द होगा विभागों का बंटवारा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच मंगलवार को मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट का विस्तार हुआ। शपथ के बाद कैबिनेट की बैठक हुई और इसके तुरंत बाद ही मंत्रियों को संभाग की जिम्मेदारी दे दी गई। हर मंत्री को 2-2 संभाग दिए गए हैं। सीएम शिवराज सिंह ने कार्यों का विभाजन कर दिया है। बताया जा रहा है कि जल्द ही उन्हें विभाग भी बांट दिए जाएंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा को भोपाल और उज्जैन संभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि तुलसी सिलावट इंदौर और सागर की कमान संभालेंगे। गोविंद सिंह राजपूत को ग्वालियर और चंबल संभाग का प्रभार दिया गया है। वहीं मीना सिंह को रीवा और शहडोल और कमल पटेल को जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग की जिम्मेदारी दे दी गई है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना संकट को देखते हुए हमने अभी मंत्रिमंडल छोटा रखने का निर्णय लिया है, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छोटा पर संतुलित मंत्रिमंडल है। समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि किसान समृद्धि योजना के तहत किसानों के खातों में पहुंचे 2-2 हजार रुपए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना का लाभ किसानों को मिलना शुरू हो गया है, जिसके चलते किसानों में खुशी की लहर देखी जा रही है। योजना के तहत लाभार्थी किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए पहुंचे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। किसान प्रधानमंत्री का आभार जताते देखे गए। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन और कोरोना संकट के चलते गेहूं की कटाई के इस समय किसानों को आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है। लॉकडाउन के कारण उन्हें कहीं से भी पैसे नहीं मिल पा रहे थे। ऐसे में प्रधानमंत्री की किसान समृद्धि योजना स्कीम के तहत 2,000 रुपए उनके खाते में पहुंच चुके हैं, जिससे उनका आगामी फसल को लेकर बीज, कीटनाशक, दवाइयां तथा अन्य वस्तुओं को खरीदारी करना कुछ आसान हो गया है। या दोस्तों, आपको बता दें कि किसानों का कहना था कि उन्हें यह देखकर बहुत खुशी हुई है। ऐसी विषम परिस्थितियों में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना का पैसा उनके खातों में आ गए हैं। उन्होंने बताया कि यह राशि बैंकों से निकलवाकर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए अपनी खरीदारी शुरू कर दी है। वह इस पुण्य कार्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, अगर आप
किसान हैं तो आपको भी इस स्कीम का लाभ मिला होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। या दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि महाराष्ट्र में 1300 से अधिक कंपनियों को मिली लॉकडाउन के दौरान काम करने की अनुमति। जी दोस्तों, आपको बता दें कि विनिर्माण इकाइयों और कपड़ा कंपनियों समेत 1300 से अधिक कंपनियों को देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच अपना कामकाज पुनः से आरंभ करने के लिए महाराष्ट्र उद्योग विकास निगम से प्रमाण पत्र मिल गया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि MIDC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमें राज्य भर के करीबन 3000 उद्योगों से पंजीकरण प्राप्त हुआ है, जिनमें से 1300 को उत्पादन या विनिर्माण फिर से शुरू करने के लिए राज्य से प्रमाण पत्र मिल गया है। अधिकारी ने बताया कि इन कंपनियों के 20,000 कर्मी काम पर लौटेंगे, जिनमें से 60% लोगों को उनकी कंपनियों के निकट ही रहने का स्थान मिलेगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अधिकारी ने कहा कि MIDC के काम के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने, सैनिटाइजर की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और आगामी नोटिस दिए जाने तक कर्मियों के रहने के लिए अस्थायी निवास की व्यवस्था करने को अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इन नियमों का पालन करने पर कंपनी को कामकाज आरंभ करने के लिए प्रमाण पत्र मिलेगा। अभी तक 1355 कंपनियों को इसकी अनुमति दी जा चुकी है। इन कंपनियों में विनिर्माण इकाइयां, कपड़ा कंपनियां, प्रसंस्करण और उत्पादन इकाइयां शामिल हैं। दोस्तों, इस लॉकडाउन के बीच जिस तरीके से छूट दी गई है और लोगों को काम करने की अनुमति दी गई है, तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि कांग्रेस ने पूछा, लॉकडाउन से नहीं रुका कोरोना तो क्या है सरकार की रणनीति। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अगर किसी के मन में सवाल है कि अगर लॉकडाउन से भी कोरोना नहीं रुका तो आगे क्या, कांग्रेस ने भी यही सवाल मोदी सरकार से पूछा है। कांग्रेस ने मंगलवार को पूछा कि अगर कोरोना को रोकने में लॉकडाउन कामयाब नहीं होता है जैसा कि दिख रहा है, तो सरकार के पास क्या रणनीति है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोरोना को रोकने का मसला उठाया था, लेकिन सरकार में बैठे लोगों ने इसे नजरअंदाज कर दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के विशेषज्ञों ने कहा कि कोरोना अचानक आएगा, जैसा सिंगापुर में हो रहा है। ऐसे में विपक्षी दलों से सलाह लेने में क्या हर्ज है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि महामारी के दौरान देश भर से परेशान करने वाली खबरें आ रही हैं, बावजूद इसके सरकार कोई राहत नहीं दे रही है। सस्ते पेट्रोल डीजल से किसानों, ट्रांसपोर्टरों को फायदा मिलेगा और इससे मध्यम वर्ग को भी लाभ होगा। हम जानना चाहते हैं कि इसका फायदा लोगों को सरकार क्यों नहीं दे रही है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी के ट्वीट का जिक्र करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि हमने प्रवासी मजदूरों को मील तक पैदल चलते देखा है, उनके पास खाना नहीं है। हमने सरकार से अपील की थी कि जो लोग भोजन के अधिकार के तहत अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं, उन्हें भी भोजन दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार का निर्णय गरीबों के साथ मजाक है। दोस्तों, इस आपदा की घड़ी में सरकार अपनी तरफ से मदद तो कर ही रही है, लेकिन क्या आपकी जरूरत पूरी हो रही है? आपकी सरकार से क्या उम्मीदें हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। या दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि हिमाचल में लाखों मनरेगा मजदूर बिना कर्फ्यू पास कर सकेंगे काम, निर्देशों का पालन होगा जरूरी। या दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल में मनरेगा मजदूरों के लिए राहत भरी खबर है। कर्फ्यू और लॉकडाउन के दौरान इन्हें काम करने के लिए कर्फ्यू पास बनाने की जरूरत नहीं होगी। कार्य के दौरान इन्हें सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। इस फैसले से लाखों मजदूरों को पास बनवाने की झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। प्रदेश भर में सरकार ने कर्फ्यू लागू कर रखा है और सरकार ने मनरेगा के कामों को आरंभ कर दिया है। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के काम कराने के लिए मनरेगा के कामगारों को कर्फ्यू पास नहीं बनाने होंगे। केंद्र सरकार ने मनरेगा के कामगारों के कर्फ्यू पास नहीं बनाने की छूट दे रखी है, यानी कि मनरेगा कामगारों को काम पर जाने के लिए पहले जिला प्रशासन से पास बनवाना अनिवार्य नहीं होगा। राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के सचिव डॉक्टर RN बत्ता ने पुष्टि करते हुए बताया कि मनरेगा मजदूरों को अपनी पंचायतों के क्षेत्र में काम करने के लिए कर्फ्यू पास बनाने नहीं होंगे। इतना जरूर है कि मनरेगा के कामों को करते समय केंद्र सरकार और स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। पंचायत प्रधानों को इन दिशा निर्देशों को पालन कराने का दायित्व सौंपा गया है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सभी कंपनियों को अपने कर्मचारियों को देनी होगी मेडिक्लेम की सुविधा। इरडा ने जारी किया सर्कुलर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना जैसी बीमारियों से निपटने में लोगों को आर्थिक रूप से परेशानी का सामना न करना पड़े, इसे देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन के बाद कामकाज शुरू करने वाली सभी कंपनियों के लिए कर्मचारियों को मेडिकल इंश्योरेंस देना जरूरी कर दिया है। अब हर कंपनी को अपने कर्मचारियों को आवश्यक रूप से मेडिक्लेम इंश्योरेंस देना होगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले संस्थानों को अपने कर्मचारियों को हेल्थ इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराना अनिवार्य नहीं था। कॉर्पोरेट ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी मुख्य रूप से कर्मचारी के अस्पताल में भर्ती होने के खर्च को कवर करती है। इसमें उसके जीवन साथी या माता पिता को भी कवर किया जाता है।
इसके चलते बीमारी या दुर्घटना में घायल होने पर आपके इलाज का खर्च इंश्योरेंस कंपनी उठाएगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इरडा ने इस बारे में सर्कुलर जारी करके कहा है कि सभी औद्योगिक और कमर्शियल प्रतिष्ठानों, दफ्तरों और फैक्ट्रियों को कामकाज शुरू करने से पहले स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि SOP को अपनाना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के साथ उन्हें सभी कर्मचारियों को मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी देना अनिवार्य है। सर्कुलर में इरडा ने बीमा कंपनियों से व्यापक हेल्थ पॉलिसी मुहैया कराने का सुझाव दिया है। इरडा ने कहा है कि संस्थानों को मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी केवल ताजा स्थितियों को देखते हुए ही नहीं देनी चाहिए, बल्कि हमेशा के लिए यह व्यवस्था करनी चाहिए। उसने इंश्योरेंस कंपनियों को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को इस तरह से बनाने के लिए कहा जिससे कि छोटे उद्यमों के बजट में भी इन्हें ले पाना संभव हो। जी हाँ दोस्तों, काम करने वाले सभी भाइयों के लिए ये एक अच्छी खबर है। अब आपकी कंपनी आपके लिए मेडिकल इंश्योरेंस करवाएगी, तो इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मुंबई के बाद दिल्ली में भी सभी पत्रकारों का होगा कोरोना टेस्ट, केजरीवाल ने जताई सहमति। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में मीडिया कर्मियों की कोरोना से संक्रमण का पता लगाने के लिए जांच करवाएगी। मुंबई में 53 मीडिया कर्मियों के कोरोना से संक्रमित पाए जाने के बाद केजरीवाल का यह बयान सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल एक पत्रकार ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अपील की है कि कल मुंबई में 53 पत्रकार कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। उनमें से अधिकतर में लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे। उनकी बीमारी तभी सामने आई जब मुंबई में सभी पत्रकारों का एक मास टेस्ट करवाया गया। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि दिल्ली में भी पत्रकारों के लिए इस प्रकार का मास टेस्ट उपलब्ध करवाया जाए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस पर मुख्यमंत्री ने सहमति जताते हुए ट्वीट किया कि हम इसको दिल्ली में जरूर करवाएंगे। बहरहाल केजरीवाल ने इस बारे में कोई ब्यौरा नहीं दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में ऐसे हजारों पत्रकार हैं जो कोरोना की अपडेट के लिए ग्राउंड पर उतरते हैं और लोगों तक जानकारी पहुंचाते हैं। ऐसे में उन्हें कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा है। हाल ही में देखा गया है कि मरीजों के आसपास रहने वाले मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों में भी कोरोना पाया गया है। इसीलिए अब पत्रकारों की भी टेस्टिंग की मांग हो रही है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि ओडिशा सरकार का उद्योगों एवं नियुक्ति पर फोकस, 9,100 करोड़ के प्रोजेक्टों को मिली मंजूरी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ अपनी रणनीति में ओडिशा सरकार ने अब उद्योग एवं नियुक्ति के क्षेत्र में भी फोकस करना शुरू कर दिया है। इसी के तहत सरकार ने 6 प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में 9,100 करोड़ रुपए के 6 प्रोजेक्ट को अनुमोदन किया गया। जानकारी के मुताबिक बैठक में 8,850.19 करोड़ रुपए के 2 प्रोजेक्ट को अनुमोदन किया गया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इन दोनों प्रोजेक्ट्स के शुरू होने पर राज्य में 5,250 नियुक्ति के अवसर उत्पन्न होंगे। उसी के तहत मुख्य सचिव असित त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित 91वें राष्ट्रीय स्तर सिंगल विंडो मंजूरी अधिकारी बैठक में 251.09 करोड़ रुपए के 4 प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। इसी तरह से कुल 9,100 करोड़ रुपए के 6 प्रोजेक्ट को अनुमोदन मिला है। इन सभी प्रोजेक्ट के शुरू होने पर राज्य में कुल 6,525 नियुक्ति के अवसर मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि बैंक मित्र के जरिए भी खाते से निकाल सकते हैं रुपए, ATM और बैंक जाने की जरूरत नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आपको अचानक रुपयों की जरूरत पड़े और आसपास कोई बैंक शाखा या ATM भी ना हो तो ऐसे में क्या करेंगे? घबराइए मत। ऐसी स्थिति में आप अपने आसपास के किसी भी बैंक मित्र के जरिए अपने खाते से 10,000 रुपए तक की निकासी कर सकते हैं। यह सुविधा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए काफी मददगार है, जहां पर आसानी से ATM या बैंक की शाखा नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में ATM और POS मशीनों की भारी कमी है। इसके अलावा इन क्षेत्रों की ज्यादातर आबादी ऑनलाइन भुगतान और डिजिटल तरीकों को लेकर शहरी क्षेत्रों के मुकाबले कम समझदार होती है। 6.5 लाख गाँव में से सिर्फ 30,000 गाँव में ATM की सुविधा है, जो कि सिर्फ 5% हिस्से को ही कवर करते हैं। पिछले साल सरकार ने उपयुक्त चिप और पिन के अभाव में 11.5 करोड़ से अधिक डेबिट या ATM कार्डों को अमान्य घोषित कर दिया था। ऐसे में अब इस महामारी के कारण लागू लॉकडाउन के मद्देनजर इन कार्डों के मालिक इनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र के लोग बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट या बैंक मित्र के जरिए अपने बैंक खाते से राशि निकाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दुनिया में घटे तेल के दाम, राहुल बोले कब सुनेगी ये सरकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में तेल के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई है, पर भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों की स्थिति को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष
विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए पूछा कि दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें अप्रत्याशित आंकड़ों पर आ गिरी है, फिर भी हमारे देश में पेट्रोल 69 रुपए और डीजल 62 रुपए प्रति लीटर क्यों है? इस विपदा में जो दाम घटे सो अच्छा, कब सुनेगी ये सरकार? जी दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया भर में तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है, परंतु भारत में अभी भी पेट्रोल और डीजल महंगे हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।